हेलो एवरीवन। आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट बुलियन अलजेब्रिक लॉज। तो हम बेसिकली बुलियन अलजेब्रिक लॉज को पढ़ते क्यों है, उनको पढ़ने का एडवांटेज क्या होता है। तो देखो, कोई भी एक कॉम्प्लिकेटेड बुलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर है तो हम यूजिंग बुलियन अलजेब्रिक लॉज वो एक्सप्रेशन को एक सिंपल एक्सप्रेशन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर एक बहुत ही डिफिकल्ट और एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है और तुम उसको सिंप्लीफाई करते हो तो उसका एडवांटेज क्या होता है। देखो, कोई एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डिजाइन किया है जिसका काम है कि एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन को प्रोसेस करना। मतलब जब तुम उसका आउटपुट लोगे वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन जो है वो उसका आउटपुट में आ रहा है एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से। ठीक है, तो अगर तुम वो सर्किट को सिंप्लीफाइड कर देते हो, मतलब अगर तुम एक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर देते हो तो उसके लिए जो सर्किट डिजाइन होगा वो भी एक सिंपल सर्किट होगा। देखो, अगर तुम्हारा एक्सप्रेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है और तुम उस एक्सप्रेशन को एक डिजिटल सर्किट में एक्सप्रेस करना चाहते हो या तो उसका डिजिटल सर्किट डिजाइन करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली बात है वो सर्किट भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगी, है कि नहीं। लेकिन अगर तुम क्या करते हो, वो जो एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाइड करके एक सिंपल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर देती हो, तो वो एक्सप्रेशन को जब तुम एक डिजिटल सर्किट में एक्सप्रेस करोगे या तो उस एक्सप्रेशन का एक डिजिटल सर्किट डिजाइन करोगे तो उस सर्किट्स भी जो होगा वो एक सिंपल सर्किट होगा। और ये तो तुमको पता है कि अगर एक सर्किट कॉम्प्लिकेटेड होगा तो उसमें कॉस्ट ज्यादा लगेगा और एक सिंपल सर्किट डिजाइन करोगे तो उसमें कॉस्ट तुमको बहुत ही कम लगेगा। सिंपल सर्किट कॉस्ट इज मिनिमम, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट कॉस्ट इज मैक्सिमम। तो कॉस्ट को कम करना कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है कुछ भी करके मेरा जो सर्किट होगा वो जितना जैसा फंक्शन करना है वैसे ही फंक्शन करे, लेकिन वो सर्किट डिजाइन जो होगा उसमें मेरे को इन्वेस्ट कम करना पड़े। तो यही होता है ऑब्जेक्टिव। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स होते हैं उनका हमेशा यही ऑब्जेक्टिव होता है कि एक सर्किट वो डिजाइन करे जो कि कम इन्वेस्टमेंट से ही एक सर्किट बन जाए और उस सर्किट जो होगा वो एक सिंपल सर्किट होगा और जो वर्क वो करेगा वो एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के साथ सेम ही काम करेगा। ठीक है, तो हमेशा साइंटिस्ट काम करते रहते हैं कि कोई एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को कैसे हम एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम काम यूजिंग बुलियन अलजेब्रिक लॉज हम एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन को सिंपल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। और जब वो एक्सप्रेशन ही सिंप्लीफाइड हो गया, मतलब वो जो कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है दैट इज इक्वल टू दिस सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन, तो अभी जो सर्किट डिजाइन करोगे तो वो भी सिंपल होगा और जो नंबर ऑफ गेट्स तुम यूज करोगे वो सर्किट को डिजाइन करने के लिए नंबर ऑफ गेट्स भी बहुत ही कम लगेंगे, जिससे कि तुम्हारा खर्चा जो होगा वो भी बहुत ही कम हो जाएगा। तो यही बेसिकली एडवांटेज होता है कि कोई एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई क्यों करते हैं। ठीक है, तो हम पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसमें बहुत सारे ये जो लॉज हैं बुलियन अलजेब्रिक लॉज हैं उनको डिस्कस कर दिया था, लेकिन कुछ लॉज है जो कि हमने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। So what is commutative property? Very simple property. This property is saying a plus b is always equal to b plus a. होगा कि नहीं? अगर तुम a को b के साथ ऐड कर रहे हो तो वो इक्वल होगा b को a के साथ ऐड करने से जितना होगा। ठीक है, so a plus b is always equal to b plus a and this property is called commutative property in digital electronics or in normal algebraic also. So तुमको तो डुअल नेचर पता होता है। डुअल नेचर में क्या करते हो, प्लस को रिप्लेस कर देते हो डॉट साइन से, तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट यूज करो। प्लस है, ये इसको रिप्लेस कर दिया डॉट से, सो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए मिला। ठीक है, तो यहाँ पे जो और ऑपरेशन हुआ था उसको हमने क्या कर दिया, एक एंड ऑपरेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमको एक नया एक्सप्रेशन मिल गया, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। ये भी एक वैलिड है, a इंटू बी करोगे तो वो b इंटू ए के साथ इक्वल होगा। तो ये जो दो प्रॉपर्टी हो गए इनको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए एंड a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, एक नया प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे और इस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो व्हाट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेइंग? Very simple property, a plus
बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे प्लस सी किया गया। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास 3 वेरिएबल्स हैं ए बी सी, और तुमको मैंने क्या इनका एडिशन करो। तो तुमने ये कहा कि सर मैं पहले बी को सी के साथ ऐड करूंगा और उसका जो रिजल्ट आएगा उसको मैं ए के साथ ऐड कर दूंगा। ठीक है, और किसी ने ये कहा कि नहीं सर मैं ऐसे करूंगा, ए को बी के साथ ऐड करूंगा और उसका जो रिजल्ट आएगा उसको मैं सी के साथ ऐड करूंगा। ठीक है, वैसे भी कर लो। तो फाइनल रिजल्ट जो होगा ए प्लस बी प्लस सी, वो दोनों ही केस में सेम ही आएगा, और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा अभी इसके ऊपर हम क्या करते हैं, डुअल अप्लाई कर देते हैं। डुअल प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, जानते हो, प्लस को कन्वर्ट करना है डॉट में। सो ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। ठीक है, अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो तो ये वैलिड है कि नहीं, पहले तुम बी को सी से मल्टीप्लाई किए और उसका जो रिजल्ट है उसको तुमने ए से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये एक बच्चे ने ऐसे कैलकुलेट किया, और दूसरा बच्चे ने क्या किया है, ए को बी से मल्टीप्लाई किया और उसका जो रिजल्ट है उसको सी से मल्टीप्लाई किया। तो क्या दोनों इक्वल नहीं होंगे? ठीक है ना, तो यही बेसिकली ये जो दो प्रॉपर्टी हैं इनको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी एक नया प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। So what is distributive property is saying, A dot B plus C is equal to A dot B plus A dot C। तुम नॉर्मल एरिथमेटिक ऑपरेशन जब करते हो तब भी तो ऐसे ही करते हो कि एक वेरिएबल को जब तुम ब्रैकेट में 2-3 वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि जो पहला वेरिएबल है वो सेकेंड वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे अपेयर करेगा, ये प्लस साइन यहाँ पे आएगा, और ये जो पहला वेरिएबल है वो फिर से क्या हो जाएगा, थर्ड वेरिएबल से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे अपेयर करेगा। यही बेसिकली तुम्हारा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है कि नहीं, यहाँ पे ए तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, ए तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटेड होके बी को भी मिल गया और ए डिस्ट्रीब्यूटेड होके सी को भी मिल गया। सो ए एक बार बी से मल्टीप्लाई होके ए बी बनाएगा, फिर ये प्लस साइन यहाँ पे आएगा और ए फिर से सी के साथ मल्टीप्लाई होके ए सी फॉर्म करेगा। सो a इंटू बी प्लस सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, और ये प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अभी इसी के ऊपर हम डुअल प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, a डॉट के बदले में प्लस साइन दे देंगे, b डॉट सी हो जाएगा, प्लस के बदले में डॉट इज इक्वल टू a प्लस बी, प्लस के बदले में यहाँ पे डॉट आएगा a प्लस सी। सो यही होता है तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया क्या क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और अभी डिस्कस किया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर तुम ये जो प्रॉपर्टीज हमने बताया उसको तुम वेरीफाई करना चाहते हो तो सिंपल ट्रूथ टेबल से भी तुम वेरीफाई कर सकते हो। जैसे कि हम इसका ही एग्जांपल लेते हैं, तुम इस एक्सप्रेशंस को वेरीफाई करना चाहते हो कि जिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो तुम ट्रूथ टेबल से भी वेरीफाई कर सकते हो। देखो कैसे करोगे, ए बी सी 3 वेरिएबल्स हैं, तो पहले 3 वेरिएबल ले जाना, उनका जो डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होगा उनको यहाँ पे लिख देना, जैसे कि 0 0 0 0 0 1 ऐसे करके 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे, उनको लिख देना। उसके बाद क्या करना, देखो यहाँ पे b प्लस सी का एडिशन हुआ है, तो एक नया कॉलम पे b प्लस सी कैलकुलेट करना, b को c के साथ ऐड करना और यहाँ पे लिखना। ठीक है, और एक नया कॉलम बनाना जिसमें तुमको क्या करना है, ये जो b प्लस सी है उसको a से मल्टीप्लाई करके a इंटू बी प्लस सी निकालना है। तो बेसिकली तुमको ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो देखो यहाँ पे b प्लस सी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, अभी मैं अगर a इंटू बी प्लस सी करूंगा, a तो 0 है, b प्लस सी 0 है, तो 0 इंटू 0 0 यहाँ पे आएगा। तो ऐसे करके सबका निकाल सकते हो, सबका निकाल देना। इस साइड क्या करना, तुमको a इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा वो चेक करना है। a इंटू बी का एक कॉलम बनाओ, सो a इंटू बी का यहाँ पे क्या होगा, 0 इंटू 0 0, ऐसे होकर a इंटू बी का कॉलम भी फिल हो जाएगा। और वैसे ही a इंटू एक सी, यहाँ पे a इंटू सी है तो a इंटू सी का एक कॉलम बनाओ, और फाइनली यहाँ पे तुम क्या करना है, ए बी प्लस ए सी का एक कॉलम बनाना है। ठीक है, तो इस कॉलम को भी तुम कैसे फिल कर सकते हो, सपोज मैं यहाँ पे ए बी प्लस ए सी लिखा हूँ, ए बी प्लस ए सी यहाँ पे लिखा हूँ, वहां पे जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख दिया।
सो ए बी प्लस ए सी तुमको निकालना है। तो यहाँ पे तुमने ए को बी से मल्टीप्लाई करके ए बी निकाले होगे और ए को सी से मल्टीप्लाई करके ए सी निकाले होगे। तो ये दो बिट्स को ऐड करोगे तो तुम्हारा ए बी प्लस ए सी बिट आएगा कि नहीं। सो तुम्हारे पास ए बी प्लस ए सी का एक कॉलम है और ए इंटू बी प्लस सी इसका एक कॉलम है। ये दोनों कॉलम को देखना, दोनों कॉलम जो है वो पूरा एग्जैक्टली सेम आया होगा। सो इससे ये पता चला कि ये जो ए बी प्लस ए सी है वो इक्वल है ए इंटू बी प्लस सी से। ठीक है, तो ऐसे करके अगर तुमको कोई भी एक्सप्रेशन दिया जाए और बोला जाए कि ट्रुथ टेबल से इसको वेरीफाई करो तो इजीली तुम कर सकते हो। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बाद हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ, जिस लॉ का नाम है डी मॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, देखो सपोज तुम्हारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, बाइनरी वेरिएबल ऑब्वियसली x1 x2 x3 डॉट डॉट xn। सो यहाँ पे तुम्हारे पास n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं और तुम क्या कर रहे हो, ये सारे वेरिएबल्स का एडिशन कर दिए। ठीक है, सारे वेरिएबल्स को क्या किए, ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसका तुमने कंप्लीमेंट निकाला। ठीक है, तो जो वो वैल्यू आएगा वो इक्वल होगा, किसके साथ इक्वल होगा, अगर तुम इंडिविजुअल वेरिएबल का कंप्लीमेंट लेते हो, इंडिविजुअल वेरिएबल्स का कंप्लीमेंट लेते हो और उनको मल्टीप्लाई करते हो। सिंपल है, क्या बोल रहा है, अगर तुम सारे वेरिएबल्स को ऐड करके उसका कंप्लीमेंट ले रहे हो, जितना आएगा वो इक्वल होगा अगर तुम इंडिविजुअल वेरिएबल्स का कंप्लीमेंट लेके उन सारे को मल्टीप्लाई कर रहे हो। सिंपल लॉ है कि नहीं। सो अगर हम इसका कंप्लीमेंट लेंगे या तो इसके ऊपर डुअल अप्लाई करेंगे, डुअल थ्योरम। तो डुअल में क्या होता है, प्लस डॉट में कन्वर्ट हो जाता है। सो देखते हैं कैसे दिखेगा अभी, x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट ऐसे होके डॉट xn आएगा जो कि इक्वल होगा तुम्हारा x1 बार, और डॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। xn बार। तो ये जो तुमने इसके ऊपर ये वाले जो एक्सप्रेशन है इसके ऊपर डुअल अप्लाई किए तो तुमको ये एक्सप्रेशन मिला। तो ये एक्सप्रेशन बेसिकली क्या कहता है कि अगर तुम्हारे पास n नंबर ऑफ बाइनरी वेरिएबल्स हैं और वो तुम सारे वेरिएबल्स का क्या किए हो, यहाँ पे जो जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सारे को मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका तुमने कॉम्प्लीमेंट लिया, तो वो इक्वल होगा अगर तुम इंडिविजुअली एक एक वेरिएबल का कंप्लीमेंट करके उन सारे को ऐड कर रहे हो, उसके साथ इक्वल होगा। स्टेटमेंट समझ में आया। ये क्या बोल रहा है कि अगर तुम्हारे पास n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं और तुमने सारे वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई किया, बाइनरी वेरिएबल n नंबर्स के हैं और तुमने सारे वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया उसका तुमने कंप्लीमेंट लिया, तो वो इक्वल होगा, किसके साथ इक्वल होगा, अगर तुम इंडिविजुअल वेरिएबल्स का कंप्लीमेंट लेके उन सारे को ऐड कर रहे हो उसके साथ इक्वल होगा। ठीक है ना, सिंपल है। तो अभी हम क्या करते हैं, देखो ये तो n नंबर ऑफ वेरिएबल है इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन अगर तुम इसको 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिखोगे तो वो कैसे दिखेगा, एक्सप्रेशन कैसा होगा, x1 प्लस x2 बार इज इक्वल टू x1 बार इंटू x2 बार, यही होगा कि नहीं। इसी में अगर हम 2 ही वेरिएबल्स को ले रहे हैं तो एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, x1 प्लस x2 होल बार इज इक्वल टू x1 बार डॉट x2 बार, और इसके ऊपर अगर अप्लाई करेंगे 2 वेरिएबल तो x1 इंटू x2 होल बार इज इक्वल टू x1 बार प्लस x2 बार, यही आएगा। और यही 2 को हम बेसिकली डी मॉर्गन्स थ्योरम बोलते हैं फॉर 2 वेरिएबल। ये जो एक्सप्रेशन है ये जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन है फॉर n नंबर ऑफ वेरिएबल, पर अगर बेसिकली जो आते हैं तो उनको क्वेश्चंस उसमें दो ही वेरिएबल का ही यूज होता है, तो हम 2 वेरिएबल्स को लेके देखते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम कैसे दिखेगा। तो वो ऐसे दिखेगा डी मॉर्गन्स थ्योरम जो है, x1 प्लस x2 बार इज इक्वल टू x1 बार डॉट x2 बार,
और इसके ऊपर तुम दो वेरिएबल्स लेके लिखोगे अगर एक्सप्रेशन, तो वो कैसे दिखेगा, x1 इंटू x2 बार इज इक्वल टू x1 बार प्लस x2 बार। ठीक है, अच्छा इसको तुम वेरीफाई कर सकते हो वैसे ही ट्रूथ टेबल के फॉर्म में। सपोज मैं इस वाले एक्सप्रेशन को वेरीफाई करता हूं ट्रू है कि नहीं, तो कैसे करेंगे, दो वेरिएबल लेना है, एक को x1 दूसरा x2 वेरिएबल है। उसके बाद क्या करना है, x1 प्लस x2 का कैलकुलेट करना है। x1 प्लस x2 को कैलकुलेट किए, x1 प्लस x2 कैलकुलेट होने के बाद x1 प्लस x2 का कॉम्प्लीमेंट को कैलकुलेट किए, और उसके बाद तुम चेक कर रहे हो x1 बार इंटू x2 बार के बराबर हो रहा है कि नहीं। तो ये जो वेरिएबल है 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो अभी क्या निकाले, x1 बार निकाले और देन x2 बार। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूं, x1 बार इंटू x2 बार को यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं, x1 बार डॉट x2 बार यहां पे कैलकुलेट किए, तो 0 0 0 होगा x1 प्लस x2, और जो x1 प्लस x2 आया उसका हमने कॉम्प्लीमेंट निकाले तो 1 आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x1 बार निकाल रहे हैं, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 और x2 का कॉम्प्लीमेंट भी 1 आएगा। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या कैलकुलेट किया, x1 बार इंटू x2 बार, तो x1 बार इंटू x2 बार 1 आएगा। तो यहां से तुम देख लो कि x1 बार डॉट x2 बार का जो वैल्यू आया है वही x1 प्लस x2 बार का भी वैल्यू आया है। तो ऐसे करके हम सब में चेक कर सकते हैं कि जो x1 डॉट x2 बार का वैल्यू होगा वही तुम्हारा x1 प्लस x2 बार का भी वैल्यू होगा। तो ऐसे करके ये एक्सप्रेशन जो है वो सही एक्सप्रेशन है कि नहीं, फ्रॉम यूजिंग ट्रूथ टेबल वी कैन ऑल्सो वेरीफाई दैट। ठीक है, तो डिमॉर्गन थ्योरम भी समझ में आ गया आई थिंक। अभी एक नया थ्योरम पढ़ते हैं। इस थ्योरम का नाम क्या है, कॉन्सेंसस थ्योरम। So consensus theorem is saying that AB plus A bar C plus BC is always equal to AB plus A bar into C। ठीक है, ये होता है कंसेंसस थ्योरम का स्टेटमेंट। तो ध्यान से सुनो, कंसेंसस थ्योरम का मतलब क्या है, कंसेंसस थ्योरम क्या कहता है। ये भी बेसिकली तुम्हारा एक बुलियन अलजेब्रिक लॉज है। देखो ये जो एक्सप्रेशन है वो एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हो गया ना, अभी यहाँ पे जो टर्म है वो तुमने यूज नहीं किया, तो ये भी हमको एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने में या तो सिंप्लीफाइड करने में हेल्प कर रहा है। यहाँ पे 3 टर्म्स हैं जो कि ये बोल रहे हैं कि इक्वल हो सकता है 2 ही टर्म से, अगर इसका कुछ कंडीशंस को वो सेटिस्फाई करे। तो देखते हैं कि इसका कंडीशन क्या है। देखो यहाँ पे हमारा 3 टर्म्स हैं, और जो ये थर्ड टर्म है इसका 2 वेरिएबल्स यूज किया गया है, बी एंड सी, दीज आर द 2 वेरिएबल प्रेजेंट इन दिस थर्ड टर्म। और अभी तुम देखो कि ये जो थर्ड टर्म है इसने एक कंसेंसस फॉर्म किया है। कंसेंसस का मतलब होता है हैविंग एन एग्रीमेंट विद अदर मेंबर। तो ये जो टर्म है इसका एक वेरिएबल यहाँ पे प्रेजेंट है, और यही वेरिएबल, यही टर्म का एक वेरिएबल यहाँ पे प्रेजेंट है। तो मतलब ये हुआ कि इसका रिलेशन पहले टर्म के साथ भी है और दूसरा टर्म के साथ भी है। लेकिन अगर तुम ये पहला वाला टर्म को देखोगे, इसका रिलेशन सिर्फ सेकंड टर्म के साथ है, नहीं, ये जो टर्म है इसका रिलेशन तुम्हारा थर्ड टर्म के साथ है, क्योंकि यहाँ पे तो ए बी है और यहाँ का जो बी है वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पहला टर्म है इसका रिलेशन सिर्फ इसी के ही साथ है, इस टर्म के साथ नहीं है। और जो ये टर्म है इसका रिलेशन सिर्फ थर्ड टर्म के साथ है, इस टर्म के साथ नहीं है। तो अब मुझे बताओ ऐसा कौन सा टर्म है जिसका रिलेशन बाकी 2 टर्म के साथ भी है। तो वो है तुम्हारा बी सी। इसका एक वेरिएबल तुम्हारा यहाँ पे प्रेजेंट है और इसका एक वेरिएबल तुम्हारा कॉमन है इस टर्म के साथ। इस टर्म का एक वेरिएबल b जो कि तुम्हारा पहला टर्म के साथ कॉमन है,
शेयर किया है, और इसी वेरिएबल का एक दूसरा टर्म है, दूसरा वेरिएबल है जो कि तुम्हारा पहले सेकेंड टर्म में अपियर किया है। तो बेसिकली मैं ये कहता हूं कि जो थर्ड वेरिएबल है उसने पहला टर्म के साथ भी रिलेशन में है, और ये जो थर्ड टर्म है वो सेकेंड टर्म के साथ भी रिलेशन में है। ठीक है कि नहीं? जो थर्ड टर्म है वो पहला टर्म के साथ भी रिलेशन में है, और जो थर्ड टर्म है वो सेकेंड टर्म के साथ भी रिलेशन में है। तो जो टर्म दोनों ही टर्म के साथ रिलेशन में होगा उसी टर्म को हम बोलते हैं कंसेसस टर्म। सो ये जो टर्म है BC, ये बेसिकली तुम्हारा एक कंसेसस टर्म हो गया, मतलब इसका एग्रीमेंट दोनों टर्म के साथ है। लेकिन ये जो टर्म है इसका एग्रीमेंट किसके साथ है? सिर्फ थर्ड टर्म के साथ है, और इसका एग्रीमेंट थर्ड टर्म के साथ है। तो कौन सा ऐसा टर्म है जिसका रिलेशन दोनों ही टर्म के साथ है, या तो दोनों ही टर्म के साथ है? तो तुम क्या बोलोगे? BC एक ऐसा टर्म है जिसका रिलेशन पहले टर्म के साथ भी है और दूसरा टर्म के साथ भी है। तो वही वाला टर्म जो है उसको हम बोलेंगे कंसेसस टर्म। सो अगर हम तो इतना कंफर्म कर लिए कि जो BC है वो तुम्हारा कंसेसस टर्म है, तो हम फिर से एक्सप्रेशन को लिख देते हैं AB प्लस A बार C प्लस BC इज इक्वल टू AB प्लस A बार C। ठीक है, तो हमको ये पता चल गया कि जो BC है वो एक कंसेसस टर्म होता है। तो अगर BC का मैं वैल्यू 1 सेट करता हूं तो ऑब्वियस सी बात है कि B को भी 1 होना पड़ेगा और C को भी 1 होना पड़ेगा, तभी जाके ये जो BC है वो तुम्हारा 1 होगा, है कि नहीं? BC कब तुम्हारा 1 आएगा? देखो, अब BC को 1 लाना है तो तुमको B को भी 1 रखना पड़ेगा और C को भी 1 रखना पड़ेगा, सही है? तो अभी तुम चेक करो, क्या अगर मेरा BC 1 हो रहा है तो क्या ये दोनों टर्म में से कोई एक टर्म वो भी 1 हो जा रहा है क्या? ऐसा तुमको चेक करना होगा। देखो, अगर ये टर्म तुम्हारा 1 है तो इसका मतलब B भी 1 है और C भी 1 है, तो मैं यहाँ पे B को 1 वैल्यू दे सकता हूँ और C को 1 दे सकता हूँ। ठीक है, तो अगर तुम्हारा A का वैल्यू 0 है तो A बार का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। तो इस टाइम तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको AB जो टर्म है वो 0 इंटू 1 होके 0 मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो कंसेसस टर्म है वो हम 1 ले रहे हैं तो बाकी जो दो टर्म है उनमें से एक टर्म ऐसे हमको मिल जा रहा है जो कि वो भी अपने आप को 1 कर दे रहा है। ठीक है कि नहीं? यहाँ पे A भी अपने आप को 1 कर दिया, लेकिन लेट की जो A का वैल्यू है वो 1 है। सो A बार का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। तो तब क्या होगा? A बार C अपने आप को 0 कर देगा और A भी जो है वो 1 रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर BC 1 हो रहा है तो इन दोनों टर्म में से कोई एक टर्म अपने आप को 1 कर दे रहा है। ठीक है, तो ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो तुमको क्या करना है? इस टर्म को एक दूसरा नाम भी दे देना है, रिडंडेंट, जिसका मतलब ये होता है कि ये अभी एक फालतू का टर्म हो गया, इसका कोई भी यूज नहीं है एक्सप्रेशन में। ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद ही तुम बोल सकते हो कि ये जो टर्म है, नाउ दिस टर्म इज ए रिडंडेंट टर्म, मतलब एक यूजलेस टर्म हो गया है, और हम इसको ना भी लिखेंगे तो जो एक्सप्रेशन बनेगा वो परफेक्टली फाइन होगा। तो इसलिए देखो, राइट हैंड साइड में जब हम लिखें तो AB को तो एक्सप्रेस कर दिए, AB को AB लिख दिए और A बार C को तो A बार C लिख दिए, लेकिन ये BC टर्म को और हम इंक्लूड नहीं किए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीन टर्म्स हैं दैट इज इक्वल टू दिस टू टर्म्स, और यहाँ पे जो BC टर्म्स है हम इसको एलिमिनेट कर दिए एक्सप्रेशन से, है कि ना? एक्सप्रेशन में और BC है क्या? नहीं है ना? ये जो एक्सप्रेशन है कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन, उसको हम एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन विथ टू टर्म्स लिख सकते हैं जिसमें तुम इस टर्म्स को इंक्लूड नहीं किए हो। तो यहाँ पे तीन टर्म्स थे लेकिन यहाँ पे तुम्हारे सिर्फ दो ही टर्म्स है, तो मैं बोल सकता हूँ कि नहीं, ये जो एक्सप्रेशन है वो सिंप्लीफाइड हो गया, हाँ कि नहीं? अच्छा, तुमको ये डिसाइड करना है कि यहाँ से कौन सा ऐसा टर्म है जिसका रिलेशन, मतलब यहाँ पे कौन सा ऐसा टर्म है जिसका रिलेशन बाकी के दो टर्म के साथ भी है। तो तुमने ये देखा कि जो BC है उसका रिलेशन पहला वाला जो टर्म है उसके साथ भी है और जो दूसरा टर्म है उसके साथ भी है। रिलेशन है बोल के मैं कैसे बोल सकता हूं? क्योंकि
BC का एक वेरिएबल है, मतलब ये जो थर्ड टर्म है उसका एक वेरिएबल है B, जो कि तुम्हारा फर्स्ट वेरिएबल में भी अपियर किया है, और इसी टर्म का एक वेरिएबल C है जो कि तुम्हारा सेकंड वेरिएबल में सेकंड टर्म में अपियर किया है। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि BC का जो रिलेशन है वो पहला टर्म के साथ भी है और सेकंड टर्म के साथ भी है। तो इसीलिए ये जो टर्म है इसको हम बोल दिए कंसेसस टर्म। तो जो तुम्हारा टर्म कंसेसस डिक्लेयर किया गया, तुमको अभी क्या करना है, देखना है कि अगर वो कंसेसस टर्म 1 हो रहा है तो क्या जो बाकी के दो टर्म्स है उनमें से कोई एक अपने आप को 1 कर दे रहा है कि नहीं। अगर कर देता है तो तुम क्या डिक्लेयर कर सकते हो कि ये BC जो है वो कंसेसस के साथ साथ रिडंडेंट भी है, मतलब यूजलेस भी है। इसका रिलेशन दोनों के साथ है, इसलिए हम इसको डिक्लेयर कर दिए कि ये एक यूजलेस है और इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो 3 टर्म्स थे वो रिप्लेस हो गए 2 ही टर्म से। तो एक टर्म तुम्हारा एलिमिनेट हो गया, और वो कौन सा टर्म को एलिमिनेट किए, जिसका रिलेशन बाकी के 2 टर्म के साथ तो थे, और जब वो टर्म को हम 1 किए, जब ये BC को तुमने 1 सेट किया तो B को भी तुमने 1 सेट कर दिया और C को भी 1 सेट कर दिया। BC कब तुम्हारा 1 होगा, जब B भी 1 होगा और C भी 1 होगा, तभी जाके तुम्हारा ये जो BC है वो 1 होगा। ठीक है, तो तुम पहले क्या किए, डिसाइड किए कि ये जो 3 टर्म्स हैं इनमें से ऐसा कौन सा टर्म है जो कि बाकी के 2 टर्म के साथ भी रिलेशन में है। तो तुमको क्या मिला कि ये जो BC टर्म है इसका रिलेशन पहले टर्म के साथ भी है क्योंकि B कॉमन है दोनों में, और BC का रिलेशन सेकेंड टर्म के साथ भी है क्योंकि दोनों में C कॉमन है। तो इसलिए तुमने क्या किया, ये जो थर्ड टर्म होगा उसको डिक्लेयर कर दिया एज ए कंसेसस टर्म, जिसका रिलेशन मल्टीपल टर्म के साथ है। ठीक है, सो बेसिकली ये जो टर्म है इसका रिलेशन बाकी के 2 टर्म के साथ है, ये तुमने पक्का कर लिया। तो अभी डिसाइड क्या किया तुमने कि ये जो टर्म BC है इसका नाम हम दे देंगे कंसेसस टर्म। ठीक है, सो अभी चेक करो कि जो तुमने जिस टर्म को तुमने कंसेसस डिक्लेयर किया है, अगर उसका वैल्यू 1 हो रहा है तो क्या बाकी के 2 टर्म में से कोई एक टर्म अपने आप को भी 1 सेट कर देता है क्या। अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है तो तुमको क्या करना है, जो कंसेसस टर्म है उसको रिडंडेंट भी डिक्लेयर कर देना है। रिडंडेंट मतलब यूजलेस, और तुम उस टर्म को ड्रॉप कर सकते हो या तो एलिमिनेट कर सकते हो एक्सप्रेशन से, इस एक्सप्रेशन से इसको एलिमिनेट कर सकते हो, और बाकी की जो 2 टर्म हो गए उन्हीं को ही लिख सकते हो। तो ये जो 3 टर्म्स एक्सप्रेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा 2 टर्म्स एक्सप्रेशन से। ठीक है कि नहीं, समझे कि नहीं। तो देखते हैं कि अगर हम BC को 1 करते हैं तो क्या इन दोनों में से कोई एक अपने आप को 1 करता है। देखो BC कब 1 होगा, जब B भी 1 होगा और C भी 1 होगा। जब B भी 1 और C भी 1 हो जाएगा तो BC तुम्हारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने B को 1 कर दिया और C को 1 कर दिया, और अभी हमने क्या किया, A का वैल्यू को 1 ही रखा। तो अगर A का वैल्यू को तुम 1 दे रहे हो तो B तो 1 था, तो ये AB का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और A बार C का वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि A अगर 1 है तो A बार 0 हो गया, और 0 इंटू C मतलब 0, A बार इंटू C का वैल्यू 0 इंटू 1 के हिसाब से 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो गया, और ये जो टर्म है AB वो अपने आप को 1 कर दिया। लेकिन अगर A का वैल्यू तुम 0 ले रहे हो तो AB 0 हो जाएगा और A बार C जो है वो 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर तुम A को 1 किए तो A बार अपने आप को 0 में सेट कर देगा, और C तो 1 था, 1 इंटू 1 1। तो अगर तुम A को 0 कर रहे हो तो यहाँ इनमें से AB जो है वो अपने आप को 0 कर दे रहा है, और A बार C तुमको 1 मिला, हाँ कि नहीं। सो अगर तुम A बार को 0 कर रहे हो तो A इंटू B जो है वो 1 हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं BC को 1 सेट कर दिया तो इन दोनों टर्म में से कोई एक टर्म अपने आप को 1 में सेट कर देता है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, हम जो कंसेसस टर्म है उसको डिक्लेयर कर देंगे रिडंडेंट टर्म। दैट कंसेसस टर्म इज नाउ डिक्लेयर्ड एज ए रिडंडेंट टर्म, और रिडंडेंट का मतलब क्या होता है, यूजलेस टर्म। तो हम क्या करेंगे, इसी टर्म को एलिमिनेट कर देंगे एक्सप्रेशन से, और जो बाकी के 2 टर्म्स हैं उन्हीं को ही लिख देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 टर्म्स का एक्सप्रेशन था वो सिंप्लीफाई होकर 2 टर्म में रिप्लेस हो गया। ठीक है, तो ये है तुम्हारा बेसिकली कंसेसस थ्योरम।
सो एक और थ्योरम देखते हैं। अच्छा, तुम इसका क्या कर सकते हो, डुअल अप्लाई करोगे तो इसका डुअल प्रॉपर्टी को अप्लाई करोगे तो तुमको और एक कंसेंसस प्रॉपर्टी मिल जाएगा कि नहीं। जैसे कि ए बी था तो यहाँ पे ए प्लस बी लिखोगे, यहाँ पे प्लस है तो डॉट, और ये ए बार प्लस सी हो जाएगा डॉट, बी प्लस सी हो जाएगा, जो कि इक्वल होगा ए प्लस बी डॉट ए बार डॉट सी। तो ये जो कंसेंसस थ्योरम था इसके ऊपर हमने डुअल थ्योरम को अप्लाई कर दिया तो हमको ये वाला स्टेटमेंट मिला, और ये भी एक एक्सप्रेशन है, और ये एक्सप्रेशन को भी हम कंसेंसस थ्योरम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यही था तुम्हारा बेसिक कंसेंसस थ्योरम। अभी हम देखते हैं कि क्या सच में ये इक्वल हो रहा है, किसके साथ इक्वल होगा, ए बी प्लस ए बार सी के साथ इक्वल हो रहा है। तो हम एलएचएस लेते हैं इस थ्योरम का, कंसेंसस थ्योरम का एलएचएस लेते हैं और देखते हैं कि आरएचएस के साथ ये इक्वल हो रहा है कि नहीं। हमने क्या किया, यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई किया, 1 तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं ना, और 1 को हम रिप्लेस भी तो कर सकते हैं a प्लस ए बार से, क्योंकि a प्लस ए बार भी तो 1 ही होता है। तो यहाँ पे क्यों हम a प्लस ए बार से रिप्लेस किए, क्या, क्योंकि यहाँ पे b वेरिएबल और c वेरिएबल, तो कौन सा वेरिएबल मिसिंग है, a वेरिएबल मिसिंग है, तो उसी को ही लिख देना है a प्लस ए बार के फॉर्म में। तो आगे अब जाते हैं ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी। तो अभी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डाल देते हैं, बी सी इंटू ए हो जाएगा प्लस बी सी इंटू ए बार। ठीक है, अच्छा ये दो टर्म से देखो ए बी हम कॉमन ले सकते हैं, और यहां पे जो दो टर्म्स हैं इससे हम ए बार सी को कॉमन ले सकते हैं। सो ब्रैकेट में 1 प्लस बी आएगा, और तुमको पता है कि 1 प्लस ए कितना होता है, 1 प्लस ए 1 ही होता है, हाँ कि नहीं। तो यहाँ पे 1 प्लस सी का वैल्यू 1 हो जाएगा और 1 प्लस बी का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए बी प्लस ए बार सी। तो वही तो थ्योरम था ना कि ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी जो है वो इक्वल होता है ए बी प्लस ए बार सी के साथ। तो हमने एलएचएस इक्वल टू आरएचएस करके भी देख लिया कि हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके तुम चेक कर सकते हो कि जो कंसेंसस थ्योरम है वो वैलिड है कि नहीं। ठीक है, सो आज के लिए हमने कौन कौन से थ्योरम डिस्कस किए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डी मॉर्गन्स थ्योरम एंड दिस कंसेंसस थ्योरम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर नेक्स्ट क्लास होगा तो उसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट देखेंगे। थैंक यू।